धुंध अपने भीतर कई कहानियां छुपाती है। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन कुछ धुंध में हमेशा के लिए कैद रह जाती हैं। रात के सन्नाटे को चीरती हुई बग्घी अर्णपुर के पुराने जंगलों के घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। पेड़ों की ऊंची ऊंची शाखाएं अंधेरे में मानो किसी गहरे रहस्य की गवाही दे रही थीं। हर झोंके के साथ पेड़ सरसराते हुए किसी रहस्यमयी गीत की तरह बजते। समीरा ने खिड़की से बाहर झांका। कोहरे के घने पर्दे के पीछे जंगल की आकृतियां धुंधली और डरावनी लग रही थी। उसकी बग्घी का चालक रघु बिना कुछ कहे घोड़े की लगाम थामे चुपचाप आगे बढ़ रहा था। समीरा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। यह डर अर्णपुर हवेली का नहीं था, यह डर उसके अतीत का था। उस अतीत का जिससे वह भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अतीत अब उसके सामने खड़ा था। मैडम, रघु की गहरी आवाज अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए गूंजी। यह रास्ता आसान नहीं है। यहाँ हर पेड़ एक कहानी सुनाता है। लोग कहते हैं इस जंगल में आत्माएं भटकती हैं। समीरा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आत्माएं? उसने हल्की हंसी के साथ कहा, मानो इस बात को झुठलाने की कोशिश कर रही हो। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। रघु ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। अर्णपुर हवेली भी कहानियों से भरी हुई है मैडम। आपने नंदिनी मैडम का नाम तो सुना होगा? रघु ने धीमी आवाज में पूछा। समीरा का दिल एक पल के लिए रुक गया। नंदिनी? उसने अपने आप से बुदबुदाया। यह नाम उसके बचपन की यादों में कहीं गहराई में दबा हुआ था। लोग कहते हैं कि नंदिनी मैडम अब भी हवेली में भटकती हैं। वो कभी अपनी मौत का बदला नहीं ले सकी। उनका गुस्सा हवेली की हर दीवार में कैद है। बग्घी का पहिया अचानक किसी पत्थर से टकराकर जोर से कड़का और समीरा चौंक कर सीधी बैठ गई। वह रघु की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहती थी, लेकिन हर शब्द उसके कानों में गूंज रहा था। हवाएं तेज हो गई थीं। पेड़ों की टहनियां बग्घी के शीशे पर खटखटाने लगीं। कुछ देर बाद बग्घी कर्कश आवाज के साथ रुक गई। रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम पहुंच गए मैडम। समीरा ने बग्घी से बाहर कदम रखा। ठंडी हवा के झोंके ने उसकी ओढ़नी को सरकाने की कोशिश की। उसने ओढ़नी को कसकर लपेट लिया और धीरे धीरे सामने देखा। वह खड़ी थी अर्णपुर हवेली के सामने, एक ऐसा ढांचा जो समय के थपेड़ों को झेलते झेलते अब एक भयानक किले में तब्दील हो चुका था। हवेली का विशाल द्वार, जो कभी राजसी ठाठ का प्रतीक रहा होगा, अब जंग लगने की वजह से खुरदुरा हो चुका था। लोहे की बनी मोटी सलाखों पर काई चिपकी हुई थी और कुछ जगहों पर घास फूस उगाई थी। हवेली की दीवारों पर जगह जगह दरारें थीं, जैसे हर पत्थर अपनी एक अलग कहानी कह रहा हो। चारों तरफ घना जंगल था। पेड़ों की टहनियां कोहरे के साथ मिलकर ऐसी आकृतियां बना रही थीं जो इंसानी शक्लों जैसी लगती थीं। ऐसा लगता था मानो वे समीरा को घूर रही हों। हवेली के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ खड़े थे। इन पेड़ों की शाखाएं इतनी घनी थीं कि उनकी छांव में जमीन पर सूरज की रोशनी का कोई निशान नहीं था। हवेली के पास ही एक पुराना कुआं था। उसकी दीवारें हरी काई से ढकी थीं। कुएं के ऊपर एक टूटी हुई चरखी लटकी हुई थी। हवा के साथ वह चरखी धीरे धीरे हिल रही थी और उसकी आवाज किसी पुराने झूले की डरावनी चीख की तरह लग रही थी। समीरा ने महसूस किया कि कुएं से आती ठंडी हवा उसकी हड्डियों तक पहुंच रही थी। कुएं के ठीक पीछे एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों तरफ फैल चुकी थीं, मानो धरती को जकड़ने की कोशिश कर रही हों। उस पेड़ पर बैठी काली चीलें घूर घूर कर समीरा को देख रही थीं। उनकी लाल आंखें और खुरदरे पंख अंधेरे में चमक रहे थे। हवेली के दाएं तरफ एक पुराना शिव मंदिर था। मंदिर की दीवारों पर समय के निशान साफ दिख रहे थे। मंदिर का द्वार टूटा हुआ था और अंदर शिवलिंग के पास एक दिया जल रहा था, लेकिन वह हवा के झोंकों के साथ टिमटिमा रहा था, जैसे कभी भी बुझ सकता हो। समीरा को यह अजीब लगा कि इतनी वीरान जगह में दिया कौन जलाता होगा। हवेली के बुर्ज इतने ऊंचे थे कि ऐसा लगता था जैसे वे आसमान को चीर देंगे। हवेली की सबसे ऊपर की मंजिल पर एक पुराना घड़ी का बुर्ज था। घड़ी की सुइयां कई सालों से थमी हुई थी। घड़ी पर लगी धातु जंग खा चुकी थी, लेकिन घड़ी को देखकर ऐसा लगता था मानो वह अब भी किसी को देखने की ताक में हो। हवेली की खिड़कियां मोटे लकड़ी के पट्टों से बंद थीं, लेकिन इन खिड़कियों के पीछे से कभी कभी हल्की सी हलचल महसूस होती थी, जैसे कोई परछाई अंदर से बाहर झांक रही हो। समीरा ने उस ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन हवेली की हर खिड़की से
उसे वहीं एहसास हो रहा था। हवेली के मुख्य द्वार पर एक पुराना झूला लटक रहा था। झूले की रस्सियां आधी सड़ चुकी थीं और झूला धीरे धीरे हवा के साथ हिल रहा था। समीरा को एक पल के लिए ऐसा लगा कि झूले पर कोई बैठा है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो झूला खाली था। हवेली के पास का पुराना बाग हवेली के बाईं तरफ। कभी यह बाग रंग बिरंगे फूलों और हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ होगा, लेकिन अब वहां सिर्फ सूखी घास, मुरझाए पेड़ और जंगली बेलें थीं। पेड़ों की शाखाएं इतनी सूख चुकी थीं कि उनकी टहनियां किसी कंकाल की उंगलियों की तरह लग रही थीं। बाग के बीच में एक पुराना फव्वारा था। वह अब चालू नहीं था, लेकिन उसके किनारे पर जमी धूल और काई से साफ पता चलता था कि वह कई सालों से सूखा पड़ा है। फव्वारे के पास ही एक पत्थर की मूर्ति थी, एक महिला की मूर्ति जो समय की मार से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। समीरा ने देखा कि मूर्ति का चेहरा अजीब ढंग से टूटा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब भी साबुत थीं और वे आंखें समीरा की तरफ ही देख रही थीं। जैसे ही समीरा ने घने कोहरे के बीच हवेली की तरफ कदम बढ़ाया, उसकी हर आहट हवेली की पुरानी दीवारों से टकराकर लौट रही थी। मुख्य दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी जो हल्की धूल में सनी हुई थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी मुस्कान रहस्यमयी थी, जैसे वह समीरा को पहचानती हो, लेकिन कुछ कहने से डर रही हो। उसने धीमी लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, आपका स्वागत है मैडम। समीरा ने अजीब घबराहट महसूस की। आप कौन हैं? समीरा ने पूछा। वह औरत हल्के कदमों से समीरा की ओर बढ़ी। मैं गौरीबाई हूं, इस हवेली की देखभाल करने वाली। गौरीबाई की चाल में एक अजीब सी धीमी गति थी। उसकी आंखों में अनुभव की गहराई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक डरावनी शांति थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस हवेली के हर कोने की कहानी जानती है। यह हवेली बहुत पुरानी है, हर ईंट के पीछे एक कहानी छिपी है, लेकिन आप यहां लंबा नहीं टिक पाएंगी मैडम। समीरा को गौरीबाई की बातों में एक अजीब सी चेतावनी महसूस हुई। क्या वह मुझे डराने की कोशिश कर रही है? उसने खुद से सवाल किया। गौरीबाई ने हवेली के अंदर की ओर इशारा किया। हवेली का समय ठहर चुका है, लेकिन कुछ आत्माएं कभी नहीं जाती। जो लोग यहाँ आते हैं वे अपनी कहानियां अधूरी छोड़ जाते हैं। समीरा ने घबराते हुए पूछा, कौन सी कहानियां? गौरीबाई ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको जल्द ही पता चल जाएगा मैडम। कुछ कहानियां धुंध में हमेशा के लिए कैद हो जाती हैं। समीरा ने गहरी सांस ली और एक बार फिर हवेली की तरफ देखा। हवेली का हर कोना, हर दरवाजा, हर खिड़की उसे बुला रही थी और हवाओं में गूंज रही थी एक धीमी फुसफुसाहट, समीरा लौट आओ। कोई हवेली के अंदर से उसे पुकार रहा था, कोई ऐसा जो उसे जानता था, कोई ऐसा जो अब भी उस वीरान हवेली में कैद था। अरणपुर हवेली का विशाल दरवाजा जो लोहे से बना था, धीमे से चरमराने की आवाज के साथ खुला। समीरा ने जैसे ही उस भारी दरवाजे को पार किया, उसे लगा कि उसने किसी अंधेरे भंवर में कदम रख दिया हो। अंदर सब कुछ पुराना, धूल भरा और वीरान था। हवेली के अंदर घुसते ही उसे सबसे पहले जो चीज दिखाई दी वह थी एक लंबा गलियारा। इस गलियारे के दोनों ओर पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई थीं। उन पेंटिंग्स में किसी रानी की तस्वीरें थीं जो उसे अजीब सी निगाहों से देख रही थीं। समीरा ने महसूस किया कि जैसे उन आंखों में कोई गहरा राज छुपा हो। दीवारों पर लगे झूमर की मोमबत्तियां आधी जल चुकी थीं। हवा में धूल और नमी की गंध फैली हुई थी। समीरा ने अपनी ओढ़नी को अपने कंधों के इर्द गिर्द कस लिया। मैडम, ऊपर आपका कमरा तैयार है, गौरीबाई ने धीरे से कहा, लेकिन रात को हवेली में अकेले मत घूमिएगा। यह जगह अपने मेहमानों को पसंद नहीं करती। यह सुनकर समीरा के भीतर एक अजीब सा डर पैदा हुआ, लेकिन उसने अपनी घबराहट को छुपाते हुए गौरीबाई की तरफ देखा। यह हवेली ऐसी बातें क्यों करती है? समीरा ने पूछा। गौरीबाई ने हंसते हुए जवाब दिया, क्योंकि यहां हर दीवार ने कुछ ना कुछ देखा है और दीवारें कभी भूलती नहीं। समीरा ने कमरे का दरवाजा धीरे से खोला। अंदर घुसते ही एक हल्की लैवेंडर की खुशबू ने उसका स्वागत किया। कमरे में साफ सुथरा और कोजी माहौल था, लेकिन कहीं ना कहीं एक रहस्यमयी ठंडक महसूस हो रही थी। हल्की सुनहरी रोशनी कमरे में चारों ओर बिखरी हुई थी। कमरे की दीवारों पर गुलाबी और हल्के भूरे रंग का वॉलपेपर लगा था, जिसमें सुंदर नक्काशीदार बेलें और फूल बने हुए थे। एक कोने में लकड़ी की आरामदायक कुर्सी रखी थी, जिस पर मखमली कंबल लिपटा हुआ था। पलंग पर सफेद रेशमी चादर बिछी हुई थी और उस पर मुलायम कुशन रखे हुए थे। कमरे में हर चीज साफ और सलीके से रखी हुई थी।
लेकिन इस खूबसूरती के पीछे कुछ ऐसा था जो अनजाना और डरावना लग रहा था। दीवारों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं। ज्यादातर पेंटिंग्स प्रकृति की थीं, खूबसूरत झरने, फूलों से भरे बाग और जंगलों के दृश्य। लेकिन एक पेंटिंग सबसे अलग थी। यह पेंटिंग एक महिला की थी। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसकी नजरें सीधे सामने वाले को घूर रही थीं। समीरा को यह पेंटिंग अजीब लगी। वह धीरे धीरे पेंटिंग के करीब गई और उसकी आंखों में झांकने की कोशिश की। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे तस्वीर की आंखें हिल रही हों। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पीछे हटते हुए अपने डर को काबू में करने की कोशिश की। यह सब मेरी कल्पना है, उसने खुद को समझाया। लेकिन कमरे में अब भी एक रहस्यमयी ठंडक महसूस हो रही थी। समीरा ने खिड़की की ओर रुख किया। खिड़की के सफेद पर्दे हल्की हवा के झोंकों से लहरा रहे थे। उसने खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर का दृश्य देखा। हवेली के पीछे फैली हुई झील का नजारा बेहद खूबसूरत था। झील का पानी चांदनी रात में चमक रहा था। झील के किनारे उगे पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और उनकी परछाइयां पानी की सतह पर झूलती हुई दिख रही थी। लेकिन इस खूबसूरती में भी कुछ अजीब था। समीरा ने देखा कि झील के किनारे एक सफेद परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे झील के पानी में उतरने लगी। परछाई के पानी में घुलते ही झील की सतह पर हल्की हलचल हुई। समीरा ने जल्दी से खिड़की बंद कर दी और घबराकर पलंग के पास आ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। समीरा ने बिस्तर पर बैठने की कोशिश की। पलंग आरामदायक था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारें उसे देख रही हैं। तभी उसे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, समीरा, लौट आओ। आंखें तुरंत खुल गईं। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन खिड़की के बाहर से अब भी ऐसा लग रहा था कि झील की गहराई से कोई उसे घूर रहा है। झील और हवेली के इस रहस्य का सामना करने के लिए वह तैयार नहीं थी। लेकिन अब रात का हर पल उसे अतीत की ओर खींच रहा था और हवेली की हर दीवार और हर तस्वीर उसे एक कहानी सुनाने को बेताब थी। रात में अर्णपुर हवेली पूरी तरह से रहस्यमयी और डरावनी लग रही थी। हवेली के गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर का कोहरा इतना घना था कि समीरा को खिड़की से झील का पानी मुश्किल से नजर आ रहा था। लेकिन उस सफेद परछाई को उसने साफ देखा था, जो झील के किनारे खड़ी थी और धीरे धीरे पानी में उतर गई थी। रात में हवेली की हर चीज जगह से हटी हुई, भूतियां और अजीब महसूस हो रही थी। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे हर चीज में एक रहस्यमय आकृति नजर आ रही थी। झील, पेड़ और यहां तक कि हवेली की दीवारें भी जैसे उससे बातें कर रही थीं। उस रात समीरा ने जो देखा था वह उसकी कल्पना नहीं थी। झील के पानी में उतरती परछाई अब उसके दिमाग में बार बार गूंज रही थी। सुबह होते ही हवेली का दृश्य पूरी तरह बदल गया। सूरज की हल्की रोशनी हवेली के बड़े शीशे वाली खिड़कियों से अंदर आ रही थी। रात का सन्नाटा अब पक्षियों की चहचहाहट से भर गया था। पेड़ों पर बैठी चीलें अब शांत थीं और झील का पानी सुनहरे रंग में चमक रहा था। लेकिन इस शांति में भी एक बेचैनी थी। हवेली की खूबसूरती में दिन के उजाले में कोई कमी नहीं थी। दीवारों की सजावट, फर्श पर बिछी हुई मखमली कालीन और पुराने झूमर सब कुछ राजसी ठाठ का एहसास दिला रहे थे। लेकिन समीरा का मन अब भी रात की घटनाओं से परेशान था। रात में देखी गई परछाई अब भी उसकी आंखों के सामने घूम रही थी। सुबह समीरा ने हल्का नीला सूती कुर्ता और सफेद प्लाजो पहना था। उसके बाल खुले और हल्के लहराते हुए थे। उसने अपने चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था, जिससे उसकी आंखों के नीचे की थकावट कुछ कम हो सके। लेकिन उसकी आंखों में अब भी रात की घबराहट थी। जब उसने आईने में खुद को देखा तो उसे खुद की थकी और परेशान झलक महसूस हुई। उसने अपनी ओढ़नी को ठीक किया और कमरे से बाहर निकली। समीरा ने हवेली के डाइनिंग एरिया की ओर कदम बढ़ाए। डाइनिंग एरिया विशाल और शानदार था। दीवारों पर पुराने चित्र और फूलों की नक्काशी थी। लकड़ी की भारी टेबल पर सफेद रेशमी मेज पोश बिछा हुआ था। टेबल के चारों ओर पुरानी लेकिन खूबसूरत कुर्सियां रखी थीं। टेबल पर ताजे फूलों का गुलदस्ता रखा था और कॉफी की खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। लेकिन इस शानदार डाइनिंग एरिया में भी एक अजीब सा सन्नाटा था। समीरा ने देखा कि टेबल के एक सिरे पर गौरीबाई पहले से बैठी हुई थी। उनके सामने एक पुरानी चाय की केतली और एक कप रखा था। गौरीबाई ने समीरा को देखा और हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान दी। आप सुबह सुबह बहुत सारे सवाल पूछने आई हैं मैडम। समीरा ने एक गहरी सांस ली
और अपनी बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए सीधे सवाल किया, ये झील के पास कौन जाता है? मैंने कल रात वहां किसी को देखा था। गौरीबाई ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली। उनके चेहरे पर झुर्रियों की गहरी लकीरें एक कहानी बयान कर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, आपने जो देखा वह इंसान नहीं था, वह नंदिनी मैडम की परछाई है। यह सुनते ही समीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराहट के साथ पूछा, नंदिनी की मौत कैसे हुई थी? समीरा के सवाल पर गौरीबाई कुछ पल के लिए खामोश हो गईं। उनकी नजरें धीरे धीरे झील की ओर मुड़ गईं। झील का पानी शांत था, लेकिन उसके नीचे एक भारी रहस्य छिपा हुआ था। हवा में ठंडक घुली हुई थी और उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ठहर गया हो। गौरीबाई की आंखों में हल्की नमी झलकने लगी। ऐसा लग रहा था कि उनके मन में कोई पुरानी याद लहरों की तरह उभर रही है। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं नंदिनी जी ने खुद को झील में डुबो दिया था। लेकिन उनके शब्दों के पीछे दर्द और गहरा पछतावा छिपा था। गौरीबाई अरणपुर हवेली में बरसों से रह रही थीं। वे नंदिनी को तब से जानती थीं जब वह एक छोटी लड़की थी। नंदिनी बेहद जिंदा दिल और खुशमिजाज थी। उनके हंसने की गूंज हवेली के हर कोने में सुनाई देती थी। लेकिन धीरे धीरे नंदिनी की जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ जिसने उनकी मुस्कान हमेशा के लिए छीन ली। झील नंदिनी के लिए एक खास जगह थी। गौरीबाई को याद है कि नंदिनी अक्सर झील के पास बैठा करती थी। गौरीबाई, यह झील मुझे शांति देती है, नंदिनी ने एक बार उनसे कहा था। नंदिनी घंटों झील की लहरों को देखती रहती। कभी कभी वे खुद से बातें करती और कभी किसी अनदेखी याद को महसूस करती। लेकिन एक दिन झील के पास सब कुछ बदल गया। गौरीबाई को वह दिन आज भी याद है। नंदिनी हवेली के अंदर तेज कदमों से आई थी। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। उनके हाथ में एक खत था। सब झूठ है, सबने मेरे साथ धोखा किया है, नंदिनी चिल्लाई। गौरीबाई ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। क्या हुआ नंदिनी बिटिया, किसने तुम्हें दुख दिया? लेकिन नंदिनी कुछ नहीं बोली। वह सीधे झील की ओर भाग गई। गौरीबाई उनके पीछे गई। झील के किनारे नंदिनी ने अपने आंसू बहाए। उन्होंने झील के पानी में अपना चेहरा देखा और कहा, मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कहते हैं नंदिनी जी ने खुद को झील में डुबो दिया था। फिर उन्होंने सिर हल्के से हिलाते हुए जोड़ा, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें किसी ने मारा था। समीरा का चेहरा सख्त हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था। ये सवाल पूछते ही हवेली के डाइनिंग एरिया में सन्नाटा छा गया। सिर्फ चाय के कप की हल्की खनक सुनाई दे रही थी। गौरीबाई ने समीरा की आंखों में गहराई से झांकते हुए जवाब दिया, यह तो आपको खुद पता लगाना होगा। कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद सामने आते हैं, अगर हम उन्हें ढूंढने की हिम्मत रखें। समीरा ने गौर से उनकी बात सुनी। वह समझ गई थी कि इस हवेली में हर राज पर चुप्पी की परत छड़ी हुई है। गौरीबाई ने हल्की मुस्कान के साथ जोड़ा, सवाल करना कोई गुनाह नहीं है, पर जवाब वही मिलेगा जो इस हवेली ने चुना है। समीरा की आंखों में अब भी सवाल तैर रहे थे, लेकिन अब वह डरी हुई नहीं थी। वह जानती थी कि उसे अपने सवालों का जवाब यहीं इसी हवेली में मिलेगा। हवेली के अंदर कदम रखने के बाद भी समीरा के कानों में वही आवाज गूंज रही थी, समीरा लौट आओ। उसने चारों ओर देखा। हवेली के लंबे गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें उसे अब भी घूर रही थीं। उसने एक बार फिर अपनी ओढ़नी को कसकर पकड़ा और धीमे कदमों से आगे बढ़ी। गलियारे के एक ओर एक दरवाजा था जो आधा खुला हुआ था। समीरा ने झिझकते हुए उस कमरे के अंदर झांका। यह एक पुराना ड्राइंग रूम था। कमरे के कोने में एक पुराना ग्रैंड पियानो रखा था। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। समीरा ने धीरे धीरे पियानो के पास कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने पियानो के कीबोर्ड पर हाथ रखा, अचानक उसे एक धुन सुनाई दी। यह धुन हवेली की दीवारों से गूंज रही थी। समीरा ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। पियानो अपने आप बजता रहा। समीरा ने जल्दी से कमरे से बाहर कदम रखा। हवेली के गलियारों में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर लगी पेंटिंग्स की आंखें अब भी उसे अपनी गहरी निगाहों से घूर रही थीं। समीरा ने अपनी ओढ़नी को कसकर लपेट लिया, लेकिन उसके मन में सवाल गहराते जा रहे थे। यह पियानो अपने आप कैसे बजा? यह आवाज किसकी थी? और यह हवेली मुझे क्यों ऐसा महसूस करवा रही है कि यह मेरी कहानी जानती है?
वह गहरी सोच में थी कि तभी पीछे से धीमी आवाज गूंजी, झील पर जाओ, जवाब वहीं मिलेगा। जैसे ही समीरा ने पलटकर देखा, हवेली के मुख्य हॉल का पुराना झूमर अचानक हवा में हल्का हल्का हिलने लगा। उसकी धूल भरी झालरें आपस में टकराकर खनक पैदा कर रही थीं। समीरा ने डर और हैरानी के बीच उस झूमर को देखा, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि हवेली उसे कहीं ले जाना चाहती है। वह धीरे धीरे गलियारे से बाहर की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब वह पलटकर देखती, वहां कोई नहीं होता। जब वह हवेली के मुख्य दरवाजे से बाहर निकली तो उसने बाईं ओर के पुराने बाग की ओर देखा। वहां सूखी घास, मुरझाए पेड़ और एक पुराना फव्वारा था जो अब चालू नहीं था, लेकिन फव्वारे के पानी में उसे हल्की सी हलचल दिखी। समीरा धीरे धीरे फव्वारे के करीब गई। जब उसने पानी की सतह को गौर से देखा, उसे लगा कि पानी में कोई परछाई है, लेकिन जैसे ही उसने और करीब जाकर देखा, पानी फिर शांत हो गया। समीरा ने अपना सिर झटकते हुए खुद को संभाला। यह मेरी कल्पना है, बस मेरी थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। समीरा आगे बढ़ती रही। हवेली के पीछे की झील अब साफ दिखाई दे रही थी। उसका पानी चांदनी रात में हल्की हल्की चमक रहा था, लेकिन समीरा की नजर झील के किनारे खड़ी एक सफेद परछाई पर थी। वह परछाई अब भी वहां थी और इस बार वह धीरे धीरे झील के पानी में उतर रही थी। समीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह कौन है और यह झील की ओर क्यों जा रही है? वह परछाई धीरे धीरे झील के पानी में समा गई। तभी समीरा को फिर वही आवाज सुनाई दी, झील पर जाओ, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब वही हैं। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसका दिल बार बार उसे झील के पास जाने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन उसका दिमाग उसे रोक रहा था। क्या मैं पागल हो रही हूं? यह सब मेरी कल्पना है, यह मुमकिन नहीं है। लेकिन आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हवाओं में वही फुसफुसाहट गूंज रही थी, समीरा लौट आओ, झील तुम्हारा इंतजार कर रही है। तभी समीरा ने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के दरवाजे पर गौरीबाई खड़ी थी। उनकी आंखों में वही रहस्यमयी चमक थी। गौरीबाई ने धीरे से कहा, झील पर जाओ बिटिया, जो सच तुम जानना चाहती हो वह झील के पानी में छुपा है, लेकिन याद रखना, हर सच तुम्हें शांति नहीं देता। समीरा ने उनकी ओर देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि गौरीबाई उसे यह सब क्यों कह रही थी, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद झील की ओर बढ़ते जा रहे थे। समीरा झील के किनारे पर खड़ी थी। हवा ठंडी थी, लेकिन उसके शरीर में दौड़ती हुई ठंडक उसके दिल की बेचैनी से भी ज्यादा गहरी थी। उसने झील की ओर झांका और पानी की सतह पर अपना अक्स देखा, लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। झील के पानी में उसे अपने अतीत की परछाई दिखाई दे रही थी। झील की शांत सतह अचानक हिलने लगी। लहरें बनती गईं और जैसे जैसे पानी की सतह टूटी, एक पुराना दृश्य उसमें उभरने लगा। समीरा को ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई सपना नहीं, बल्कि अपना अतीत देख रही हो। धुंध में डूबी एक रात, चांद की हल्की रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी और झील के किनारे खड़ी थी नंदिनी। समीरा की सांसें थम गईं। उसने देखा कि नंदिनी झील के किनारे अकेली खड़ी है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। हवा उसके बालों को हल्के से हिला रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा इंतजार था, जैसे वह किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन समीरा की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। यह मैं हूं, उसने झील की सतह पर देखा। नंदिनी का चेहरा वही चेहरा था जो वह हर तस्वीर में देखती आई थी, और अब वह चेहरा उसका अपना था। झील में दृश्य और साफ होने लगा। नंदिनी के पास एक आदमी आया। वह आरव मेहरा था। उसने नंदिनी के सामने कुछ कागजात फेंके। उसके चेहरे पर गुस्सा और घबराहट का मिला जुला भाव था। साइन कर दो नंदिनी, उसकी आवाज गूंजी। नंदिनी ने कागजात की ओर देखा, फिर उसने गुस्से से आरव की ओर देखा और कहा, तुम्हें लगता है कि मैं अपनी हवेली और अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगी? तुमने मेरे भरोसे का गला घोंट दिया है आरव ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में लालच और डर था। मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए नंदिनी, लेकिन अगर तुम साइन नहीं करोगी तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। समीरा ने देखा कि नंदिनी और आरव के बीच तेज बहस होने लगी, लेकिन अचानक आरव का चेहरा बदल गया। उसने एक पल की भी देर नहीं की। वह नंदिनी के करीब गया और
धक्का दे दिया। समीरा ने देखा कि नंदिनी का शरीर झील में गिर रहा था। झील के पानी में छपाक की आवाज गूंजी और वह पानी की गहराई में डूबने लगी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही नंदिनी पानी में डूबी, समीरा को ऐसा लगा कि वह खुद भी सांस नहीं ले पा रही है। उसके फेफड़े भारी हो रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। झील में डूबती हुई नंदिनी ने झील की सतह की ओर देखा। उसकी आंखों में डर और धोखे का दर्द था, लेकिन साथ ही एक सवाल भी था। क्यों? झील के पानी की गहराई में नंदिनी की परछाई धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसके चारों ओर पानी का अंधेरा फैल गया। समीरा ने झील की ओर देखा। उसे लगा कि झील की सतह से वही परछाई उसकी ओर घूर रही थी। तभी उसे समझ में आया, मैं मर चुकी हूं। ये मेरी कहानी है। मैं ही नंदिनी हूं और मैंने अपनी मौत को भुला दिया था। समीरा की चीख। समीरा ने एक झटके में अपने हाथ झील के पानी से खींच ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने झील की सतह की ओर देखा, लेकिन अब झील में कोई दृश्य नहीं था। बस पानी की लहरें थीं, लेकिन वे लहरें उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही थीं। तभी हवाओं में एक धीमी फुसफुसाहट गूंजी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। समीरा ने एक झटके में अपने हाथ झील के पानी से खींच ली। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी धड़कनें कानों में सुनाई दे रही थीं। झील के पानी की सतह अब शांत थी, लेकिन झील से उठती लहरें उसे ऐसा महसूस करा रही थीं जैसे वे उसे अपने अंदर खींचने की कोशिश कर रही हों। तभी हवाओं में वही धीमी फुसफुसाहट गूंजी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। समीरा ने सिर झटकते हुए खुद को संभालने की कोशिश की। मैं नंदिनी नहीं हूं। यह सब मेरी कल्पना है। यह सिर्फ मेरा डर है। लेकिन उसका डर कम नहीं हो रहा था। वह झील के किनारे से हटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि झील उसे रोक रही हो। तभी हवेली की ओर से एक घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दी। यह आवाज रात के सन्नाटे को चीरती हुई समीरा के कानों में पड़ी। उसने झील से अपना ध्यान हटाया और हवेली की ओर देखा। रात के घने कोहरे में हवेली के सामने एक काली बग्घी आकर रुकी। बग्घी का दरवाजा धीरे से खुला और उसमें से एक आदमी उतरा। समीरा ने देखा कि उस आदमी ने काला कोट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी की चेन थी जो उसकी जेब से बाहर झूल रही थी। उसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वह इस हवेली को बहुत अच्छी तरह जानता हो। हवेली के दरवाजे पर गौरीबाई खड़ी थी। उन्होंने उस आदमी को देखा और हल्की मुस्कान दी। आप लौट आए साहब। हमें पता था कि एक दिन आप जरूर लौटेंगे। उस आदमी ने सिर झुकाकर गौरीबाई की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पछतावे और डर का मिला जुला भाव। मैं सच को दफनाने आया हूं गौरीबाई। यह कहानी खत्म होनी चाहिए। गौरीबाई ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती साहब। ये हवेली कहानियों को अपने अंदर कैद कर लेती है। समीरा झील के किनारे खड़ी होकर यह सब देख रही थी। उसके मन में सवाल उठने लगे, यह आदमी कौन है और वह यहां क्यों आया है? उसे उस आदमी का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी उस आदमी ने हवेली की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह अंदर जाने लगा, उसने पीछे मुड़कर झील की ओर देखा। उसकी नजर सीधे समीरा की ओर थी और उस पल समीरा के दिल में एक झटका लगा। उस आदमी की आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थीं। हवेली के अंदर जाकर वह आदमी डाइनिंग एरिया में बैठा। गौरीबाई ने उसके सामने चाय का कप रखा। गौरीबाई ने धीरे से पूछा, क्या आप यहां उससे माफी मांगने आए हैं? आरव ने कप को अपनी उंगलियों से पकड़ते हुए कहा, माफी नहीं, मैं यहां उस कहानी को हमेशा के लिए खत्म करने आया हूं जिससे मैं सालों से भाग रहा हूं। गौरीबाई ने गहरी नजर से उसकी ओर देखा। आप जानते हैं कि नंदिनी की आत्मा अब भी यहां है ना? आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पछतावे का दर्द साफ झलक रहा था। मैं जानता हूं, और यही डर मुझे यहां वापस खींच लाया है। मुझे उससे माफी मांगनी होगी, वरना मैं कभी चैन से नहीं रह पाऊंगा। उसी रात समीरा ने झील के किनारे बैठकर आरव के शब्दों को सुना। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी आरव झील के किनारे की ओर बढ़ने लगा। समीरा ने झाड़ियों के पीछे से उसे देखा। वह झील के पानी की ओर देख रहा था और उसने धीरे से कहा, नंदिनी, मैं जानता हूं कि तुम यहां हो। मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख रही हो। मैं माफी मांगने आया हूं। समीरा की आंखों में हैरानी और डर था। यह कौन है और वह नंदिनी को क्यों बुला रहा है? लेकिन वह अपनी जगह से हिली नहीं।
वह चाहती थी कि यह आदमी अपनी कहानी खुद बताए। आरव ने झील के पानी में झांकते हुए कहा, मुझे माफ कर दो नंदिनी, मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हारा प्यार, तुम्हारा भरोसा तोड़ा था और उस रात मैंने तुम्हें इस झील में धक्का दे दिया था। समीरा की सांसें थम गईं, उसके पैर कांपने लगे, लेकिन वह अब भी यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सारी बातें उससे क्यों जुड़ रही थीं। कौन है यह नंदिनी और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यह सब मुझसे जुड़ा है? तभी झील से फिर वही फुसफुसाहट गूंजी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। आरव ने घबराकर चारों ओर देखा और उसकी नजर सीधे समीरा पर पड़ी। उसने झटके से कहा, तुम नंदिनी? समीरा की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने घबराते हुए कहा, नहीं, मैं नंदिनी नहीं हूं। लेकिन आरव की आंखों में डर और पछतावा साफ दिख रहा था। झील के किनारे का सन्नाटा भारी हो चुका था। समीरा और आरव आमने सामने खड़े थे। झील का पानी अब भी शांत था, लेकिन हवा में रहस्यमयी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। आरव की आंखों में पछतावा था और समीरा की आंखों में हैरानी और डर। समीरा ने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, तुम कौन हो? मुझे नंदिनी क्यों कह रहे हो? आरव ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा। उसके होंठ कांप रहे थे। तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? समीरा ने घबराकर सिर हिलाया। मैं तुम्हें पहले कभी नहीं मिली। मैं यहां सिर्फ अरणपुर हवेली की पुरानी संपत्ति को देखने आई हूं। आरव ने गहरी सांस ली। उसने अपनी घड़ी की चेन को पकड़ा और अपनी मुट्ठी कस ली। फिर उसने धीरे से कहा, झूठ मत बोलो नंदिनी, तुम मुझे बहुत अच्छी तरह जानती हो। तुम जानती हो कि मैं वही हूं जिसने तुम्हें धोखा दिया था, जिसने तुम्हें इस झील में धक्का दिया था। समीरा ने घबराकर अपना सिर जोर से झटका। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं, मैं नंदिनी नहीं हूं, यह सब झूठ है। उसकी चीख झील की सतह से टकराकर चारों ओर गूंजने लगी। हवा में झील की लहरों की आवाज के साथ वही फुसफुसाहट गूंजने लगी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। आरव ने झील के किनारे पर घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मैं जानता हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी लालच और गुस्से में तुम्हें धोखा दिया। मैंने तुम्हारे प्यार का गला घोंट दिया। उसकी आवाज में पछतावा और गहराई से उठता दर्द था। लेकिन उस दिन मैंने तुम्हें मारने का इरादा नहीं किया था। यह सिर्फ एक बहस थी। लेकिन जब तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने गुस्से में तुम्हें झील में धक्का दे दिया। समीरा की सांसें थम गईं। उसके हाथ ठंडे हो चुके थे। उसकी आंखों में डर था। तभी झील के पानी में हलचल हुई और झील की सतह पर एक दृश्य उभरने लगा। समीरा ने देखा, एक महिला झील के किनारे खड़ी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था। वे दोनों बहस कर रहे थे। फिर अचानक आदमी ने महिला को झील में धक्का दे दिया और महिला पानी में समा गई। समीरा ने घबराकर अपने हाथ झील की ओर बढ़ाए। यह मैं नहीं हूं, यह सब मेरी कल्पना है। लेकिन झील की लहरों से एक आवाज गूंजी, तुम ही हो, तुम नंदिनी हो, तुम्हारी कहानी अधूरी है। आरव की आंखों में गहरा पछतावा था। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। लेकिन समीरा के मन में अब भी सवालों का तूफान था। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है नंदिनी, लेकिन यह सच है। तुम्हारी मौत की कहानी अब भी इस झील के पानी में जिंदा है। समीरा के चेहरे पर उलझन साफ दिख रही थी। उसने गुस्से और घबराहट में आरव की आंखों में झांकते हुए सवाल किया, अगर मैं नंदिनी हूं तो मैं अब तक कहां थी? आरव ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज हल्की कांप रही थी, जैसे उसने अपने भीतर यह राज बरसों से दबा रखा हो। तुम्हारी आत्मा कभी यहां से गई ही नहीं थी नंदिनी। तुम यहीं थी, इस हवेली की हर दीवार, हर कोने में। समीरा की आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। क्या मतलब? उसने धीमे स्वर में पूछा। आरव ने सिर झुकाया। जिस दिन मैंने तुम्हें झील में धक्का दिया था, उस दिन तुम्हारा शरीर तो झील के गहराई में डूब गया, लेकिन तुम्हारी आत्मा यहीं इस हवेली में कैद हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तुमने इस हवेली को कभी छोड़ा ही नहीं। हर रात तुम्हारी परछाई इस हवेली के गलियारों में भटकती रही। तुम्हारे सवाल हवाओं में गूंजते रहे और इस झील के पानी ने तुम्हारे हर दर्द को अपने अंदर कैद कर लिया। समीरा के दिमाग में हर बात उलझती जा रही थी। अगर मैं मर चुकी हूं तो मैं यहां कैसे हूं? यह सब कैसे मुमकिन है? झील की सतह पर हल्की लहरें उठने लगी। हवा में वही धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ।
समीरा ने अपनी उंगलियां अपनी कनपटी पर रख लीं। उसके दिमाग में सब कुछ धुंधला और अस्पष्ट हो रहा था। आरव ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आवाज भारी थी, मानो हर शब्द उसके गले में फंस रहा हो। नंदिनी, मैं सालों से इस सच्चाई से भागता रहा। मैंने तुम्हारी मौत को एक हादसा समझकर भुलाने की कोशिश की, लेकिन यह सच मुझे कभी चैन से जीने नहीं दे सका। उसने झील के किनारे बैठते हुए कहा, हर रात मुझे तुम्हारी चीख सुनाई देती थी। हर जगह मुझे तुम्हारा चेहरा दिखाई देता था। मैंने जितनी बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ मेरा डर है, उतनी ही बार मुझे एहसास हुआ कि तुम अब भी यहीं हो। समीरा के हाथ कांपने लगे। आरव ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ यह सब खत्म हो जाएगा, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। उसने झील के पानी की ओर देखा और कहा, तुम्हारी कहानी भी अधूरी रह गई थी, और अधूरी कहानियां हमेशा लौटती हैं। समीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके कानों में वही आवाज गूंज रही थी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। मीरा ने गुस्से में आरव को देखा। अगर मैं नंदिनी हूं तो मैं जिंदा क्यों महसूस कर रही हूं? मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, मैं सांस ले रही हूं, मैं इंसान हूं। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। तुम्हारा यह एहसास ही तुम्हारा सबसे बड़ा धोखा है। तुमने कभी खुद को मरने नहीं दिया। तुम्हारी आत्मा ने सच को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। समीरा ने घबराकर कदम पीछे खींचे। यह सब झूठ है, यह मुमकिन नहीं है। मैं मर नहीं सकती। झील की सतह अब हलचल कर रही थी। पानी की लहरों से एक परछाई उभरने लगी। यह वही महिला थी, सफेद साड़ी पहने हुए, गहरी आंखों वाली। वह झील के अंदर से समीरा को घूर रही थी। समीरा ने घबराकर कहा, यह कौन है? आरव ने धीरे से जवाब दिया, यह तुम हो नंदिनी। झील की लहरों से वही फुसफुसाहट गूंजी, लौट आओ नंदिनी, तुम्हारी कहानी का अंत अभी बाकी है। झील की सतह पर उठती लहरें अब और भी तेज हो गई थी। हवा में ठंडक घुल गई थी और समीरा के कानों में वही फुसफुसाहट बार बार गूंज रही थी, लौट आओ नंदिनी, लौट आओ। समीरा ने घबराकर अपनी नजरें झील से हटा ली। उसका मन अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। मैं जिंदा हूं, मैं समीरा हूं, मैं कोई नंदिनी नहीं हूं। लेकिन झील से उठती हर लहर उसे उसकी खुद की परछाई दिखा रही थी। सफेद साड़ी में, आंखों में वही गहरी उदासी, और जैसे जैसे वह झील को देखती रही, उसकी यादें धीरे धीरे साफ होने लगीं। समीरा के मन में अब धीरे धीरे अतीत के टुकड़े उभरने लगे। वह रात, झील के किनारे की बहस, आरव का गुस्सा, और फिर धक्का। उसने खुद को देखा झील के पानी में गिरते हुए, सांस के लिए संघर्ष करते हुए, और धीरे धीरे गहराई में समाते हुए। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। नहीं, यह सब मेरी कल्पना है, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। तुम्हें यह मानना होगा नंदिनी, तुम मर चुकी हो और तुम्हारी आत्मा इस झील और इस हवेली में कैद है। तभी हवेली की दीवारों से धीमी धीमी सरसराहट गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोना, हर ईंट उसकी कहानी बयां कर रही हो। गौरीबाई की आवाज हवा में गूंजी, दीवारें कभी नहीं भूलती, यह हवेली तुम्हारा सच जानती है। झील की लहरें अब और तेज हो गई थीं। समीरा ने अपनी आंखों के सामने देखा कि पानी में फिर वही परछाई उभर रही थी। लेकिन इस बार परछाई ने अपना हाथ झील से बाहर निकाला, जैसे वह समीरा को अपनी ओर खींचना चाह रही हो। हवा में फिर वही आवाज गूंजी, लौट आओ नंदिनी, तुम्हारी कहानी का अंत अभी बाकी है। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। उसने एक गहरी सांस ली और झील की ओर अपना हाथ बढ़ाया। हाँ, मैं नंदिनी हूं, मैं मर चुकी हूं और मेरी कहानी अधूरी रह गई थी। जैसे ही समीरा ने यह शब्द कहे, झील की लहरें शांत हो गईं, हवा थम गई और हवेली की दीवारों से गूंजती सरसराहट बंद हो गई। लेकिन समीरा के दिल में अब भी एक सवाल था। आरव, तुमने मुझे मारा, अब तुम यहां क्यों आए हो? आरव ने झील के पानी की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने जो किया उसके लिए माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुम्हारे भरोसे का गला घोंट दिया, लेकिन मैं अब इस बोझ को और नहीं ढो सकता। समीरा ने उसकी ओर गुस्से से देखा। तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब तुम्हें माफी की उम्मीद है? आरव ने सिर झुका लिया। मैं जानता हूं कि मैं माफी के लायक नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई रख रहा हूं।
फैसला तुम्हारा है। झील की लहरें फिर से उठने लगी। हवा में फिर वही आवाज गूंजी। तुम्हारी आत्मा की मुक्ति का समय आ गया है, लेकिन तुम्हें तय करना होगा। क्या तुम बदला चाहती हो या तुम खुद को माफ करोगी? समीरा के दिल में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। वह आरव को देख रही थी, वह खुद को देख रही थी और वह झील को देख रही थी। तभी उसने झील की ओर कदम बढ़ाए और कहा, मैं अपने फैसले के साथ झील के पानी में उतरूंगी। यह कहानी आज खत्म होगी। झील के किनारे की ठंडी हवाओं में अब भी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। झील का पानी शांत था, लेकिन उसमें छुपी कहानियां अब बाहर आने को बेताब थीं। समीरा के दिल और दिमाग में एक भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसने आरव की आंखों में देखा। वह आदमी जिसने उसकी जिंदगी खत्म कर दी थी, वह अब माफी मांगने के लिए उसके सामने खड़ा था। लेकिन क्या माफी काफी थी? क्या एक माफी उसके दर्द को मिटा सकती थी? समीरा ने झील की ओर देखा। उसके भीतर अब भी वही आवाज गूंज रही थी, लौट आओ नंदिनी, तुम्हारी कहानी का अंत अभी बाकी है। उसने गहरी सांस ली और आरव की ओर पलटते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया, तुमने मुझे इस झील में धक्का दिया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। आरव ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे पता है, मैंने जो किया उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती, लेकिन मैं अपनी गलती का बोझ और नहीं उठा सकता। मैं यहां तुम्हारे सामने अपनी सच्चाई लेकर खड़ा हूं। जो सजा तुम दोगी मैं उसे कबूल करूंगा। समीरा ने अपने आंसू पोंछे और झील की ओर देखा। झील की सतह अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। वह झील की लहरों से फुसफुसाते हुए बोली, मैंने बहुत दर्द सहा है, बहुत अकेली रही हूं, लेकिन अब मुझे अपने अतीत को छोड़ना होगा। उसने आरव की ओर देखा। तुमने जो किया वह कभी भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं बदला नहीं चाहती। आरव ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम मुझे माफ कर रही हो? समीरा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हें माफ कर रही हूं, क्योंकि मुझे अब अपनी आत्मा को शांति देनी है। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, ये सब मुझे और कैद कर रहा था। अब मैं आजाद होना चाहती हूं। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो नंदिनी। तुम्हारे पास बदले का हर हक था, लेकिन तुमने माफी चुनी। आरव ने अपनी जेब से एक फोन निकाला। उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन मेरी सजा अब भी बाकी है। मैंने जो किया है उसका हिसाब मुझे देना होगा। समीरा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुम क्या करने वाले हो? आरव ने फोन को अपने कान के पास ले जाते हुए कहा, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रहा हूं, ताकि तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से न्याय मिल सके। आरव ने नंबर मिलाया और धीमी आवाज में बोला, मैं आरव मेहरा बोल रहा हूं। मुझे एक अपराध कबूल करना है। मैंने नंदिनी राठौड़ की हत्या की थी। मैं अरणपुर हवेली में हूं। आप मुझे यहां से गिरफ्तार कर सकते हैं। समीरा ने चुपचाप उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं थी, बस एक शांति थी, जैसे उसकी आत्मा को मुक्ति का रास्ता मिल गया हो। तभी हवेली के दरवाजे पर गौरीबाई खड़ी नजर आई। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने समीरा की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, हर आत्मा को एक ना एक दिन अपनी शांति मिलती है। तुमने जो फैसला किया वह सही था। अब तुम्हारी कहानी का अंत हो चुका है। समीरा ने उनकी ओर सिर झुका दिया। झील की सतह पर फिर से हल्की हलचल हुई, लेकिन इस बार उसमें कोई डर या रहस्य नहीं था। समीरा ने झील की ओर देखा और कहा, अब मैं आजाद हूं। अब मेरी कहानी खत्म हो गई। और जैसे ही उसने यह कहा, झील की लहरों में उसकी परछाई गायब हो गई। कुछ देर बाद पुलिस की गाड़ी हवेली के सामने रुकी। पुलिस ने आरव को गिरफ्तार कर लिया। जाते जाते आरव ने समीरा की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। समीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह तुम्हारा सफर है आरव, मेरा सफर अब खत्म हो चुका है। झील के किनारे खड़ी समीरा ने आखिरी बार झील की ओर देखा। उसने धीरे से अपनी ओढ़नी हटाई और हल्की हवा में वह ओढ़नी झील के पानी में समा गई। अब हवेली के हर कोने में शांति थी। हर दरार, हर खिड़की अब चुप थी और समीरा की आत्मा ने अपनी मुक्ति पा ली थी। अब वह धुंध में कैद नहीं थी। पुलिस की गाड़ी में बैठे आरव ने एक आखिरी बार हवेली की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में अब कोई डर या पछतावा नहीं था। अब वहां बस सच का बोझ हल्का होने का एहसास था। मैंने अपना पाप कबूल कर लिया, अब सजा कबूल करना मेरा कर्तव्य है। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने नंदिनी की मुस्कान उभर आई।
समीरा ने अपने सवालों के जवाब पा लिए थे। उसने अपना दर्द और गुस्सा छोड़ दिया था और आरव ने अपनी गलती का बोझ उतार दिया था। हवेली की पुरानी घड़ी जो बरसों से रुकी हुई थी अब धीरे धीरे चलने लगी। कहानी का हर पन्ना अब धुंध से बाहर आ चुका था और हवाओं में एक आखिरी बार गूंज उठी। कहानी खत्म हो गई। अब सब कुछ शांत है। कुछ कहानियां वक्त के साथ मिट जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां धुंध से बाहर निकलकर अपनी शांति पा लेती हैं। और यही नंदिनी की कहानी थी। उसकी कहानी ने अंततः अपनी मुक्ति पा ली थी।